हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो अब तक हम लोग क्लासिकल रिपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वेब प्रोग्रामिंग एएलवी रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एएलवी क्रिएट कर सकते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है कि एएलवी क्या होता है। तो ऐसे समझिए, एएलवी का मतलब होता है एप्लीकेशन लिस्ट व्यूअर या फिर एबैप लिस्ट व्यूअर। अब नॉर्मली जब हम लोग क्लासिकल रिपोर्ट्स में डिस्प्ले करते हैं तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट का यूज़ करके चीज़ें वहाँ के सारे अपने डेटा को डिस्प्ले करते हैं। लेकिन तो ये एएलवी के फॉर्म में चीज़ें कैसे डिस्प्ले होती हैं, अगर आपको ये चीज़ समझना है तो आप किसी भी अपने टेबल को ले लीजिए, स्टैंडर्ड टेबल को ओपन कीजिए। मैं सपोज मैंने ईके के वो ले लिया जो कि मेरा परचेज ऑर्डर का हेडर टेबल है, और यहाँ कंटेंट्स टैब पे जाके मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ देखिए क्या होता है, थोड़ा सिस्टम स्लो है। परफेक्ट है। यहाँ देखिए मेरा यहाँ जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, मुझे एक कॉलम है और कॉलम के ऊपर मुझे हेडिंग है। जैसे यहाँ मैंडेट है, मैंडेट क्या होता है, क्लाइंट नंबर होता है। फिर उसके बाद मेरे पास EVLN यानी परचेजिंग डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ BUKRS, ऐसी सारी फील्ड्स जो हैं उनका यहाँ हर एक कॉलम के लिए मेरे पास एक फील्ड का लेवल दिया हुआ है और उसमें सारी कॉलम एक एक के अंदर एक एक फील्ड का डेटा दिया हुआ है। तो परफेक्ट, ये मेरा एएलवी फॉर्म होता है। अब एएलवी के फीचर्स पे ज़रा हम लोग डिस्कस करते हैं कि एएलवी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए एएलवी क्या करता है, हमारे पास एक मोर ऑर्गेनाइज और फ्रेंडली वे में चीज़ें डिस्प्ले करता है कंपेरेटिव टू राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक सिंपल नॉर्मल कैजुअल फॉर्म में डेटा डिस्प्ले हो जा रहा था, लेकिन एएलवी में देखें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शनलिटी हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक EVLN के कॉलम पे यहाँ क्लिक किया और यहाँ देखिए सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिल्टर, सम, ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं एएलवी में, जिसका यूज करके हम अपने लिस्ट के डिस्प्ले को अलग अलग फंक्शनलिटी दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ मैं क्या देखूंगा, मेरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और अगर मैं असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो डेटा मेरा फिर से वापस असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये सारी फीचर्स हमारे को एएलवी को क्या एक मोर प्रिफरेबल वे देती हैं, जिससे हम लोग एक यूज़र फ्रेंडली वे में, मोर ऑर्गेनाइज वे में क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, एएलवी रिपोर्ट्स होते हैं। अगर आप कुछ फीचर्स को नॉर्मली डिस्कस करना चाहें तो यहाँ देखिए सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एक्सपोर्टिंग, सम, ये ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमें अवेलेबल होते हैं। एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे और ने एएलवी के फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं। तो अब ये हुआ कि एएलवी तो हो गया कि हम लोग एएलवी के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एएलवी हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए एएलवी क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है कि हमें फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना है और फिर डेटा को फील्ड कैटलॉग से बाइंड करना है। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं इस पे ध्यान देंगे कि फील्ड कैटलॉग क्या है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ जो भी कॉलम का हमारा लेवल है, BUKRS, BSTYP, BSART, ये सब लेवल्स हैं हर एक कॉलम के लिए। ये इन लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कैटलॉग बोलते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे कॉलम के लिए फील्ड कैटलॉग क्रिएट करेंगे और उसको अपने फिर डेटा से मर्ज कर देंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा एएलवी के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। तो फील्ड कैटलॉग क्या होते हैं, कॉलम्स के लेवल हो गए। तो हमें फील्ड कैटलॉग क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं अपने वेब प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग रीयूज एएलवी फील्ड कैटलॉग मर्ज फंक्शन मॉड्यूल का यूज कर लें और उससे अपने फील्ड कैटलॉग के लिए एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, अपना डेटा को बाइंड कर देंगे फील्ड कैटलॉग से यूजिंग दिस फंक्शन मॉड्यूल, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर आप ऊप्स के केस में देखेंगे, जो मैंने ऊप्स के अंदर भी डिस्कस किया है अच्छे से, वहाँ पे भी हमारे पास LVC फील्ड कैटलॉग मर्ज होता है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो रीयूज एएलवी फील्ड कैटलॉग मर्ज नाम का फंक्शन मॉड्यूल है, जिसका यूज करके हम लोग इंटरनल टेबल ले लेंगे फील्ड कैटलॉग का और उसमें फिर क्या करेंगे, डेटा को बाइंड कर देंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है मेरे पास मैनुअली क्रिएट करना। अब ये मैनुअली क्रिएट करने का क्या चक्कर है, अगर आप मैं यूजर सपोज चाहता है कि मेरा जो कॉलम नेम है, यहाँ आप देखिए EVLN आ रहा है, BUKRS आ रहा है, लेकिन यूजर क्या चाहता है, इस EVLN के जगह पे कुछ और उसके प्रेफरेंस के हिसाब से नाम लिखा है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना पड़ता है यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए। तो दोनों का एक केस हम लोग एक एक करके लेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हम लोग क्या करना होता है, बाइंड करना पड़ता है अपने डेटा को फील्ड कैटलॉग से। वो बाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली तीन तरह के
फंक्शन मॉड्यूल वेब प्रोग्रामिंग के अंदर है। पहला होता है यूज ALV लिस्ट डिस्प्ले। तो लिस्ट डिस्प्ले का क्या मतलब है कि हम लोग ALV को लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। और फिर दूसरा हमारे पास आता है ग्रिड डिस्प्ले। ग्रिड डिस्प्ले का मतलब ये होता है, ग्रिड हमारा एक मोस्ट कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है, जिससे हम लोग बहुत सारे फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये मेरा ग्रिड डिस्प्ले के फॉर्म में टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो वैसे ही अभी हम लोग लिस्ट डिस्प्ले भी देखेंगे कि उसमें क्या अंतर है। फिर तीसरा हमारा आता है हायरार्किकल सीक्वेंस लिस्ट डिस्प्ले। यहाँ देखिए नाम में ही क्या है, हायरार्किकल सीक्वेंस, यानी कि पेरेंट चाइल्ड टाइप की रिलेशनशिप में हायरार्की में डेटा हमारा डिस्प्ले करना हो तो हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। ये भी हम लोग यूज करके देखेंगे। ये फंक्शन मॉड्यूल क्या करता है, मेरा इंटरनल टेबल का डेटा होगा उसको मर्ज कर देगा फील्ड कैटलॉग के इंटरनल टेबल से, और उसको फिर क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। परफेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ऐप के अंदर ALV का इंट्रोडक्शन। अब मैं एक छोटी सी रिक्वायरमेंट लेता हूँ। सपोज आज मैं यूज करूँगा रीयूज ALV लिस्ट डिस्प्ले, और इसके लिए मुझे क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले करना है। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट कुछ अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, परचेजिंग डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट ऑप्शन से इनपुट लूँगा सिलेक्शन स्क्रीन पे यूजर से, और उसके लिए EKKO और EKPO टेबल, यानी परचेज जो PO है, PO के अंदर हेडर और आइटम टेबल्स हो गए, हेडर एंड आइटम टेबल्स जो है हो गए, इनके अंदर के कुछ फील्ड्स लेके उसको फिर मैं एक फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर ले आऊँगा, और वहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए उसके फील्ड्स को मैं एक फाइनल स्ट्रक्चर में ले आऊँगा, और उसके लिए फिर क्या करूँगा, फील्ड कैटलॉग क्रिएट करूँगा और फिर डेटा को बाइंड करके डिस्प्ले करूँगा। परफेक्ट है। तो मैं चला जाता हूँ अपने SE38 में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब का कोड लिखेंगे। परफेक्ट है। यहाँ देखिए मैंने ले लिया एक प्रोग्राम का नेम ZAR रीयूज ALV लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले। ये पहले से बना हुआ है, तो एक PO ऐड कर देते हैं। PO के लिए हम लोग कर रहे हैं परचेज ऑर्डर के लिए, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ परचेज ऑर्डर इन ALV। मैंने टाइप ले लिया एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, पैकेज का नेम असाइन कर देता हूँ। परफेक्टली मैंने अपना पैकेज का नेम असाइन कर दी। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले EKKO के कुछ फील्ड्स लेने हैं और कुछ EKPO के फील्ड्स लेने हैं। तो मैं SE11 में चला जाता हूँ वापस, SE11 मैंने यहाँ EKKO को डिस्प्ले किया। सपोज मैं यहाँ से EBELN BUKRS BSTYP और BSART ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूँगा, टाइप्स। मैं इसके लिए एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, टाइप्स बिगिन ऑफ TY_EKKO नाम दे दिया सपोर्ट। और इन फील्ड्स के लिए मैं EBELN का डेटा एलिमेंट EBELN है, तो EBELN टाइप EBELN। फिर मेरे पास अगली फील्ड है BUKRS, तो BUKRS टाइप BUKRS। फिर अगली फील्ड है मेरे पास BSTYP, तो BSTYP टाइप, यहाँ EBSTYP है डेटा एलिमेंट, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर अगली फील्ड है मेरे पास BSART, तो BSART ले लूँगा मैं। ये मेरा क्रिएट हो गया EKKO का टाइप स्ट्रक्चर, BSART का डेटा एलिमेंट दूसरा है। तो एरर आ सकता है मेरे पास, कंपाइल टाइम या रन टाइम कुछ भी एरर आ सकता है, उसको मुझे यहाँ से हटाना पहले पड़ेगा। तो फर्स्ट मैंने टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया EKKO का। अब मैं EKPO के कुछ फील्ड्स को ले लेता हूँ, तो टाइप्स बिगिन ऑफ TY_EKPO। परफेक्ट है। यहाँ देखिए मैं वापस आया और मैं कुछ फील्ड्स ले लेता हूँ अपने PO के आइटम टेबल से। यहाँ से मैंने ले लिया सपोज परचेजिंग डॉक्यूमेंट, फिर आइटम नंबर और मैटनर ले लेते हैं और वर्क्स ले लेते हैं। तो EBELN टाइप EBELN, फिर मेरे पास आइटम नंबर यानी EBELP टाइप EBELP,
मैटनर ले लेते हैं, मैटनर टाइप मैटनर, और एक वर्क्स ले लेते हैं, वर्क्स टाइप, और इसकी डेटा एलिमेंट ले लिया EWER की। एंड ऑफ TY अंडरस्कोर EKK PO। यहाँ से मैंने क्या किया, टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया हेडर का और आइटम टेबल का। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इनको एक फाइनल टेबल के अंदर इनके चीज़ों को स्टोर करूँगा और उसको डिस्प्ले करना है, तो इनके लिए मुझे एक फाइनल स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो बिगिन ऑफ TY अंडरस्कोर फाइनल, इस फील्ड को मैं ले लूँगा, और यहाँ से इन तीनों फील्ड्स को ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास EVLN ऑलरेडी आ गया है, तो बाकी के 3 फील्ड मैंने EKPO से ले लिया। और एंड ऑफ TY अंडरस्कोर फाइनल, परफेक्टली मेरा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। क्या इशू है, लाइन नंबर 32 में पीरियड मिसिंग है, तो फुल स्टॉप दे दिया। अब तीनों के लिए मैं क्या करूँगा, एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लूँगा। तो डेटा LT अंडरस्कोर EKKO टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर EKKO, वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं EKKO टाइप TY अंडरस्कोर EKKO। अब मैं EKPO के लिए क्रिएट कर लेता हूँ EKPO टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर EKPO, LS अंडरस्कोर EKPO टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर EKPO। ये टेबल ऑफ नहीं होगा, वर्क एरिया है। तो अब मैं फाइनल के लिए क्रिएट कर लूँगा LT अंडरस्कोर फाइनल टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर फाइनल, और LS अंडरस्कोर फाइनल टाइप TY अंडरस्कोर फाइनल। तो परफेक्टली क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑप्शन से इनपुट लेना है यूज़र से। तो सेलेक्ट ऑप्शन के लिए मुझे एक सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं EVLN के लिए, और इसके लिए सेलेक्ट ऑप्शन ले लेते हैं, सेलेक्ट ऑप्शंस EVLN फॉर वेरिएबल का नेम EVLN। परफेक्ट है, मेरा सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट हो गया। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे SEVLN आ रहा है। इसको अच्छा सा नेम दे देते हैं, हम लोग जानते हैं कैसे करना है इसको। तो गो टू पे जाएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, और यहाँ जाके सिलेक्शन टेक्स्ट में जाके दे देंगे परचेजिंग डॉक्यूमेंट नंबर, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। परफेक्ट है, अब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपका परचेजिंग डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। यहाँ से यूज़र क्या करेगा, मुझे इनपुट देगा, और इसके बेसिस पर मैं इन दोनों टेबल से डेटा ले आऊँगा और उसको फिर फाइनल के अंदर स्टोर करूँगा। परफेक्ट है। अब देखिए मैं यूज़र से पहले इनपुट लेना चाहता हूँ और उसके बाद डेटा उसके बेसिस पर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट अप सिलेक्शन इवेंट को ट्रिगर कर दूंगा कि यूज़र जब एग्जीक्यूट बटन पे जाए तो ही मेरा लॉजिक काम करे। हम लोग ज़्यादातर लॉजिक इसीलिए स्टार्टअप सिलेक्शन के अंदर ही लिखना प्रीफर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट EKKO के अंदर फील्ड कौन कौन सी है, EVLN है, BUKRS है, BSTUIP है और BSART है। तो मैं ले लेता हूँ EVLN, BUKRS, BSTYP और BSART। ठीक है, मैं टेबल का नेम दूंगा फ्रॉम EKKO, इनटू इंटरनल टेबल है तो इनटू टेबल LT अंडरस्कोर EKKO वेयर EVLN इन S अंडरस्कोर EVLN। परफेक्ट है, इससे मेरा डेटा क्या होगा, इस इंटरनल टेबल के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरे इस EKKO इंटरनल टेबल के अंदर डेटा आ चुका है, और मुझे इसके बेसिस पे अब क्या करना होगा, EKPO के अंदर डेटा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि EKPO क्या है, मेरा लाइन आइटम है PO का, और हेडर के अंदर डेटा आ चुका है। तो जब भी हम लोग
किसी इंटरनल टेबल के बेसिस पे देखना होता है तो हम इफ़ नॉट इनिशियल का यूज़ करते हैं, यानी इफ़ एल टी ई के के ओ इज़ नॉट इनिशियल, यानी कि अगर ये खाली नहीं है तो इफ़ एल टी ई के के ओ इज़ नॉट इनिशियल, तो मैं क्या करूँगा, यानी इफ़ एल टी ई के ओ इज़ नॉट एम्प्टी, अगर इसके अंदर डेटा आ चुका है तो कुछ डेटा होगा, तो इसके बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस पर्टिकुलर ई के पी ओ इंटरनेट के लिए डेटा ला सकता हूँ। अब यहाँ से कंसेप्ट समझिए, अगर आपको कभी भी आइटम के अंदर डेटा लाना है किसी और के बेसिस पर, तो हम लोग फॉर ऑल इंट्रीज़ का यूज करते हैं, हमेशा फॉर ऑल इंट्रीज़ का हम लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेलेक्ट अपने ई के पी ओ के फील्ड्स का नाम ले लूँगा, ई वी एल एन, ई वी एल पी, मैटनर और वर्क्स, ई वी एल एन, ई वी एल पी, मैटनर और वर्क्स फ्रॉम ई के पी ओ टेबल इनटू इंटरनल टेबल का नेम देंगे एल टी अंडर स्कोर ई के पी ओ। अब देखिए यहाँ से मैं किस बेसिस पर डेटा लेके आ रहा हूँ, इसमें इस पर्टिकुलर एल टी ई के ओ के बेसिस पर। तो हम लोग यहाँ क्या पास करेंगे, फॉर ऑल एंट्रीज इन एल टी अंडर स्कोर ई के ओ, वेयर कंडीशन देंगे, वेयर क्या, ई वी एल एन दोनों का प्राइमरी की है, तो हम लोग यहाँ प्राइमरी की के बेसिस पर डेटा लेके आ रहे हैं, तो वेयर ई वी एल एन इज इक्वल टू एल टी अंडर स्कोर ई के ओ का ई वी एल एन। समझ गए, यानी कि इसके उस ई वी एल एन का डेटा जो कि मेरे ई के पी ओ टेबल के अंदर है, उसी के लिए मैं इसके अंदर क्या करूँगा, डेटा लेके आऊँगा। मैंने इसको किया एक्टिवेट। अब देखिए जादू दिखते हैं, यहाँ मैं लगा देता हूँ डिबगर और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ कुछ इनपुट दे देते हैं टेबल से, 45 लाख से 45 लाख 20, ये जितना जीरो है आप लोग देख लीजिएगा। तो इतना कुछ मैं इनपुट देके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप 3 पे आइए, यहाँ देखिए मेरी पहली सेलेक्ट क्वेरी चल चुकी है ऑलरेडी, डिबगर मेरा यहाँ हिट किया लाइन नंबर 55 पे। तो इस इंटरनल टेबल के अंदर ऑलरेडी 21 रो आ गया है। अब यहाँ कंडीशन चेक होगा कि इफ़ एल टी ए के इज़ नॉट इनिशियल, यानी एम्प्टी नहीं है, डेटा तो ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं जैसे ही F5 प्रेस करूँगा तो इफ़ के अंदर आ गए। अब देखिए अभी मेरा क्या है, एल टी के पी ओ एम्प्टी है, यानी जीरो है, इसमें कोई डेटा नहीं है। जैसे ही मैंने क्या किया, F5 प्रेस किया, एक सेकेंड यहाँ आते हैं वापस, क्योंकि मैंने राइट लिख लेते हैं ताकि डिस्प्ले अच्छे से हो पाए। अब फिर से डिबगर लगाते हैं, एग्जीक्यूट बटन क्लिक किया, एंट्री दिया, एग्जीक्यूट कीजिए, डेस्कटॉप 3 पे आइए। अब देखिए अभी मेरे पास क्या आई के पी ओ में कुछ भी डेटा नहीं है। मैं F5 प्रेस किया और F5 प्रेस किया, यहाँ देखिए 21 रो मेरे ई के पी ओ के अंदर भी आ चुका है बेस्ड ऑन ई के ओ। परफेक्ट है। अगर आप ई के पी ओ के टेबल पे जाएंगे तो इन चार फील्ड हमने जो सेलेक्ट किए थे इनके अंदर डेटा आ जा रहा है। तो हम इनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपने फाइनल के अंदर और डेटा स्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो मैं अब फाइनल के अंदर डेटा स्टोर कर लूँगा। अब देखिए कभी भी आपको कंबाइंडली दो स्ट्रक्चर के डेटा को एक में पास करना हो तो हमेशा हम लोग लूप जो होता है वो आइटम पे लगाते हैं। यहाँ आइटम टेबल मेरा कौन सा है, ई के पी ओ लाइन आइटम है, तो मैं क्या लिखूँगा, लूप एट एल टी अंडर स्कोर ई के पी ओ इंटू एल एस अंडर स्कोर ई के पी ओ। मैंने क्या किया, ई के पी ओ जो लाइन आइटम है उस पर लगा दिया लूप और यहाँ कर दिया एंड लूप। तो अब फाइनल के अंदर डेटा हम लोग स्टोर करना शुरू करते हैं। एल एस फाइनल, यहाँ ये कौन कौन सी फील्ड है मेरे पास, लाइन आइटम की ई वी एल पी, मैटनर और वर्क्स, तो ये हम लोग स्टोर कर देते हैं। ई वी एल पी एल एस अंडर स्कोर ई के पी ओ का ई वी एल पी एल एस फाइनल, ई वी एल पी के बाद मैटनर एल एस अंडर स्कोर ई के पी ओ का मैटनर, फिर एल एस फाइनल का वर्क्स इज इक्वल टू एल एस अंडर स्कोर ई के पी ओ का वर्क्स। परफेक्ट है। 3 डेटा मैंने स्टोर कर लिया अपने से। अब मेरा डेटा
इससे मुझे लेके आना है EKKO के डेटा को लेके आना है, बाकी जो इसके 4 फील्ड्स हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने इस इंटरनल टेबल यानी LTEKKO के डेट से डेटा निकालना पड़ेगा। लूप के अंदर ज़्यादा हमेशा आप लोग प्रीफर कीजिएगा कि लूप कभी यूज़ ना करें, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और मेरा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं होता है। तो हम लोग हेडर के लिए क्या करते हैं, रीड का यूज करते हैं, यानी रीड टेबल LT_EKKO इंटू LS_EKKO। एक एक करके मेरा डेटा क्या हो जाएगा, वर्क एरिया में आ जाएगा। तो इससे मैं उठा के क्या करूँगा, फाइनल के स्ट्रक्चर पे ले आऊँगा विथ की EBLN इज इक्वल टू LS_EKPO का EBLN। परफेक्ट है। यहाँ से मैं साई सवारसी से चेक कर लूँगा कि मेरा रीड स्टेटमेंट परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। एंड इफ लगा दिया मैंने। अब देखिए मैं LS फाइनल का EBLN, LS_EKKO का EBLN, LS फाइनल का BUKRS, EBLN के बाद BUKRS, BSTYP और BSART। BUKRS LS_EKKO का BUKRS, फिर LS फाइनल का BSTYP इज इक्वल टू LS_EKKO का BSTYP, फिर LS फाइनल का BSART, इसकी वैल्यू हो जाएगी LS_EKKO का BSART। परफेक्ट है। डेटा मैंने, अब मेरा पूरा डेटा क्या हो गया, वर्क एरिया में आ चुका है। तो मैं इसको इंटरनल टेबल में अपेंड कर लूँगा, अपेंड LS_final टू LT_final और मैं क्लियर कर दूंगा वर्क एरिया, क्लियर LS_final। यहाँ एक्टिवेट कीजिए और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बजाय मैं यहाँ सपोज करता हूँ, यहाँ देखिए राइट स्टेटमेंट एक लिख लेते हैं और इस पर डिबगर लगा के देखते हैं मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूट कीजिए। डेस्कटॉप 3 पे आइए। अब देखिए अपने फाइनल पे, फाइनल के अंदर मेरा 21 रो आ चुका है। मैंने टोटल 7 फील्ड सेलेक्ट किए थे, तो 7 फील्ड के अंदर मेरा डेटा परफेक्टली आ रहा है। अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ ALV के फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए। एक एक करके अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ मैंने क्या किया था, अपना 3 फील्ड्स जो आइटम से उठा के फाइनल में ले आया और फिर अपने इस हेडर के टेबल को रीड कर लिया और इससे अपने फाइनल के अंदर डेटा स्टोर कर लिया और फिर क्या किया, अपने फाइनल के वर्क एरिया से इंटरनल टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर लिया। तो जितनी बार डेटा होगा वो फाइनली आके मेरे इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा लॉजिक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब मुझे क्या करना है, डेटा फील्ड कैटलॉग में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला चीज़ जो हम लोग करते हैं ALV के लिए, फील्ड कैटलॉग क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर जो फंक्शन मॉड्यूल है रीयूज ALV फील्ड कैटलॉग मर्ज, इसका यूज करेंगे और इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे पैटर्न पे मैंने क्लिक किया और यहाँ इस फंक्शन मॉड्यूल को पास करके इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये फंक्शन मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे, इसके इंपोर्ट में आइए और देखिए स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर टेबल कॉमा व्यू, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली अपने उस इंटरनल टेबल का स्ट्रक्चर पास करना पड़ेगा। जितने फील्ड उसमें हमने लिए हैं उसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर पास करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ चेंजिंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये टिक क्या करेगा, मुझे इस CT फील्ड कैट पैरामीटर से मुझे एक फील्ड कैट का इंटरनल टेबल रिटर्न करेगा। तो मेरे पास इस फंक्शन मॉड्यूल से क्या हो जाएगा, मेरा इंटरनल टेबल ऑफ फील्ड कैटलॉग मुझे वापस मिल जाएगा, तो जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे इस फाइनल का स्ट्रक्चर इसमें पास करना है। लेकिन एक और मैंडेटरी चीज़ है कि हम लोग ये लोकल स्ट्रक्चर यहाँ पास नहीं कर सकती जो TY फाइनल हमने क्रिएट कर लिया। हमें एक ग्लोबल स्ट्रक्चर AC11 वाला ही पास करना होगा। तो मैं AC11 में जाऊँगा, यहाँ डेटा टाइप पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए
मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, EVELN BU KRS BSTYP BSART। फिर नहीं, फील्ड नेम इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग अलग है क्या? मैं वापस आऊँ, EVELN BU KRS BSTYP BSART EBLP मैटनर और वर्क्स। हाँ, एकदम परफेक्ट लाइनिंग सेम ही है। हमें ये मैंडेट करना पड़ेगा कि जो हम जिस रो में डेटा दे रहे हैं उसी का इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें पास करना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं उसे डिस्कस कर चुका हूँ डेटा डिक्शनरी में कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये हो गया, मैंने अपना स्ट्रक्चर पास कर दिया। यहाँ देखिए, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना फील्ड कैट का इंटरनल टेबल वापस ले आऊँगा। अब मुझे एक इसके लिए डेटा भी डिक्लेयर करना होगा, तो मैं इस पर वापस जाऊँगा, यहाँ चेंजिंग में जाएंगे और यहाँ डबल क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए मुझे इसका स्ट्रक्चर मिल गया। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोग्राम में वापस आता हूँ। यहाँ मैं एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लूँगा, LT_field cat टाइप टेबल ऑफ स्ट्रक्चर पास कर दिया अपना फील्ड कैटलॉग का। तो इससे मेरे पास क्या होगा, मेरा फील्ड कैटलॉग का इंटरनल टेबल मुझे मिल जाएगा। सारे एक्सेप्शन को कर देते हैं अनकमेंट। अब जादू देखिए, मैं यहाँ करता हूँ राइट, एक्टिवेट करते हैं प्रोग्राम को और डीबगर लगाते हैं यहाँ राइट स्टेटमेंट पे, एग्जीक्यूट कीजिए। जैसे ही आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप 3 में आइए, यहाँ देखिए LT फील्ड कैटलॉग में देखिए मेरे पास 7 रो आ रहा है। मैंने स्ट्रक्चर के अंदर कितने रो लिए थे, टोटल 7 लिए थे, इसलिए यहाँ फील्ड कैटलॉग यानी 7 कॉलम मेरे पास आ रहे हैं जिसके अंदर एक एक करके मेरा डेटा स्टोर होगा। इस पर ज़रा डबल क्लिक कीजिए, मेरे पास फील्ड नेम में वो सारे फील्ड आ गए, फिर कॉलम के पोजीशन आ गए एग्जैक्टली। अब ज़रा इसको इधर लेके आइए, यहाँ देखिए सेल टेक्स्ट L, सेल टेक्स्ट M और सेल टेक्स्ट S। इसका मतलब क्या है, जब आप ALV के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले कर रहे होंगे और वहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा कॉलम होगा, तो क्या होगा कि स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए चीज़ें आपस में ऐसे एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगती हैं। तो जब कम स्पेस होगा तो उस समय आपके लिए परचेज डॉट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा आप डिस्प्ले कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये वाला डिस्प्ले होगा, और उससे सबसे बड़ा यानी सेल टेक्स्ट L साइज में तो परचेजिंग डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपका एज ए फील्ड कैटलॉग यानी कॉलम नेम ऊपर से डिस्प्ले कर रहा होगा। इसको जो हम लोग अच्छे से ये देखेंगे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से वापस आते हैं, मेरे पास क्या हुआ, मेरा फील्ड कैटलॉग क्रिएट हो गया। फील्ड कैटलॉग क्रिएट हो गया तो अब मुझे क्या करना है, अब अपने फील्ड कैटलॉग को बाइंड करना है। अब फील्ड कैटलॉग को हम लोग क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग किसको कॉल करेंगे, अपने फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करेंगे reuse ALV लिस्ट डिस्प्ले, जिससे मेरा क्या होगा, बाइंड हो जाएगा फील्ड कैटलॉग अपने इंटरनल टेबल जिसमें डेटा मैंने स्टोर कर रखा है। परफेक्ट है। तो मैं reuse ALV लिस्ट डिस्प्ले को क्या कर लेता हूँ, यहाँ कॉल कर लेता हूँ। पैटर्न पे मैंने क्लिक किया और reuse ALV लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, यहाँ देखिए प्रीटी प्रिंटर पे क्लिक कर दीजिए, एक्सपोर्टिंग को इनेबल कीजिए। यहाँ देखिए गौर से IT फील्ड कैटलॉग, IT फील्ड कैट, अगर आप इस पे जाएंगे यहाँ इंपोर्ट में जाइए और यहाँ देखिए IT फील्ड कैट का जो टाइप है एग्जैक्टली वही टाइप है जो मेरा फील्ड कैटलॉग का टाइप reuse ALV फील्ड कैटलॉग मर्ज मुझे रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपने IT फील्ड कैट को अनकमेंट करके यहाँ अपना LT फील्ड कैट पास कर दूँगा। अब ज़रा आप नीचे आएंगे तो यहाँ एक टी आउट टैब है, चल के देखते हैं ये क्या है। इसने फंक्शन मॉड्यूल पे क्लिक किया और टेबल्स पे चलते हैं। यहाँ मेरे पास एक टी आउट टैब है जिसका कुछ भी एसोसिएटेड टाइप नहीं है, टेबल्स विथ डेटा टू बी डिस्प्लेड, यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वो इंटरनल टेबल पास करते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर डेटा होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अपना इंटरनल टेबल पास कर दूँगा, LT_final।
यहाँ मैं एक्सेप्शन को कर लेता हूँ अनकमेंट। अब देखिए मैं सिंटेक्स चेक किया और प्रोग्राम को कर दिया एग्जीक्यूट, एंट्री लिया और यहाँ देखिए जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगा परफेक्टली यहाँ क्या हो रहा है, मेरा एक ALV के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ये लिस्ट डिस्प्ले होता है। अब लिस्ट और ग्रिड का अंतर मैं समझाता हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि लिस्ट और ग्रिड का अंतर, यहाँ देखिए ग्रिड डिस्प्ले ये है। ग्रिड डिस्प्ले पे पास आपके पास बहुत सारी फंक्शनलिटी है, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत ही कैजुअल सा डिस्प्ले आ रहा है हमारे पास, इसलिए हम लोग ज़्यादा ग्रिड डिस्प्ले प्रीफर करते हैं। और ग्रिड डिस्प्ले के पास हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शनलिटी है जिसका यूज़ हम लोग प्रोग्राम में भी करेंगे और देखेंगे कैसे उनका यूज़ करके हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, रीयूज ALV लिस्ट डिस्प्ले से हम लोग डेटा ALV के फॉर्म में कैसे लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। एक और फंक्शनलिटी हमारे पास होता है कि जेब्रा का हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेआउट का के लिए। उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मेरे पास एक फील्ड होता है इज लेआउट। अगर आप इंपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि इस लेआउट के पास एक स्ट्रक्चर है स्लिस लेआउट ALV। अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए एक स्ट्रक्चर मेरे पास होता है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट ले लूँगा। इसके लिए मैं डेटा LS लेआउट के नाम का एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, LS_ लेआउट टाइप स्लिस लेआउट ALV। यहाँ आते हैं LS लेआउट पे अगर हाइफन दे के आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जेब्रा नाम की प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं क्या कर लूँगा, इनेबल कर लूँगा, एक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ मैं क्या करूँगा, अपने लेआउट में उसको पास कर दूँगा, LS_ लेआउट, इस स्ट्रक्चर को पास कर दिया। एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, मेरा फॉर्म में क्या हो रहा है, एक जेब्रा क्रॉसिंग जो रोड होता है उस टाइप के फॉर्म में डेटा मेरा डिस्प्ले होने लगा है। तो इस फंक्शनलिटी को भी हम लोग इनेबल कर सकते हैं यूजिंग LS लेआउट इज लेआउट। इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर मैंने क्या किया, जेब्रा को इनेबल कर दिया। इससे मेरा यहाँ परफेक्ट एक रिपोर्ट तैयार हो चुका है ALV का लिस्ट डिस्प्ले के लिए। अब आपसे कोई ये पूछे कि आप इसका क्या करो, एक ट्रांजेक्शन कोड क्रिएट कर दो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो आइए देख लेते हैं। अगर इस रिपोर्ट का मुझे ट्रांजेक्शन कोड क्रिएट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, SE93 ट्रांजेक्शन कोड पे जाऊँगा। यहाँ देखिए ये है कि मैं मेरा मेंटेन ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सपोज मैं नेम दे देता हूँ अपने ट्रांजेक्शन का ZAR_report_list। मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर गौर से देखेंगे तो 5 तरीके हैं। ट्रांजेक्शन विथ पैरामीटर, अगर टेबल वगैरह के लिए मुझे रिपोर्ट क्रिएट करना होता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर मुझे मॉड्यूल फुल प्रोग्रामिंग में जाना है तो प्रोग्राम विथ डाइनप्रो, मॉड्यूल फुल प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। रिपोर्ट के लिए हम लोग इस रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। मैं क्या लिखूँगा यहाँ, ट्रांजेक्शन कोड फॉर लिस्ट डिस्प्ले। परफेक्ट है, मैंने ओके बटन पे क्लिक किया। यहाँ मेरे पास क्या आ गया, स्क्रीन आ गया। यहाँ देखिए सिलेक्शन स्क्रीन मेरे पास ऑटोमेटिक 1000 आ रहा है। ये 1000 क्या होता है, मेरे पास एक फिक्स स्क्रीन होता है सिलेक्शन स्क्रीन का। जब भी आप कोई रिपोर्ट एग्जीक्यूट करेंगे ये 1000 स्क्रीन ही मेरे पास आती है। तो मैं अपने जाके यहाँ से प्रोग्राम नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ प्रोग्राम नेम पास कर देता हूँ। परफेक्ट है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब अपने सारे GUI सपोर्ट को इनेबल कर देता हूँ और सेव कर दिया। सेव कर देते हैं, परफेक्ट है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ट्रांजेक्शन कोड को, और अपने नॉर्मल पे आइए। यहाँ आप जैसे ही ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट पास करके इंटर प्रेस करेंगे आपके पास वो पर्टिकुलर सेलेक्शन स्क्रीन खुल जाएगी जिस पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपना एंट्री दिए थे। यहाँ से आप एंट्री दीजिए और मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए तो मेरा ये डायरेक्ट ALV डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, SE93 से जाके किसी भी रिपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन कोड क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया है कि
हमारे पास एलवी रिपोर्ट्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसका हम लोग कैसे कैसे करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने पहला रिक्वायरमेंट लिया रीयूज एलवी लिस्ट डिस्प्ले, और उसका यूज़ करके हमने क्या किया, एक एलवी डिस्प्ले करी परचेज ऑर्डर के लिए ईके और ईके पीओ टेबल से। एलवी बेसिकली हमारे पास 3 तरह के होते हैं वेब के अंदर, लिस्ट, ग्रिड और हायरार्किकल सीक्वेंस। तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करना था। पहला आज हमने लिस्ट डिस्प्ले डिस्कस कर लिया है, अगले वीडियो में हम लोग ग्रिड डिस्प्ले और हायरार्किकल सीक्वेंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारी फंक्शनलिटी होती हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।